राधिका घबराई हुई थी। उस बंद दरवाजे के अंदर से डरावनी आवाजें सुनाई दे रही थी, जैसे कोई खूनी दरिंदा अंदर बैठा हो। न जाने कब दरवाजा खोलकर उस पर झपट पड़े। उस रूम के अंदर से अब आवाजें सुनाई देने लगी थी। मम्मी, मम्मी, फूल ला रही हो ना? मुझे बहुत भूख लगी है। तुम आ रही हो ना, या मैं आऊं? दरवाजे पर वो अंदर से जोर जोर से धक्के मार रहा था, बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। उसकी बेहद डरावनी आवाज सुनकर राधिका डर गई थी। उसके कलेजे की धड़धड़ उसके कानों तक सुनाई दे रही थी। राधिका एक छोटे से गांव में रहती थी। उसका पति बड़े शहर में कंपनी में काम करता था। उन्हें एक 12 साल का बेटा था, जिसका नाम था करण। कंपनी के काम की वजह से राधिका के पति महीने में 2 या 3 बार ही घर आते थे। घर में अपने बेटे के साथ अकेले होने के कारण राधिका को अपने बेटे का पूरा ख्याल रखना पड़ता था। लेकिन करण बहुत ही बदमाश लड़का था, जिसकी वजह से राधिका बहुत परेशान थी। उनके घर के पीछे ही रेल की पटरी थी। दिन में कई सारी ट्रेन वहां से गुजरती थी और करण वो वही खेला करता था। राधिका ने कई बार उसे समझाने की कोशिश की थी, लेकिन शरारती करण मानता ही नहीं था। एक बार की बात है, करण घर के पीछे ऐसे ही खेल रहा था। अचानक से उसे रेल की पटरी पर एक पंछी बैठा हुआ दिखाई दिया। शरारती करण को उस पंछी को पकड़ने की चाह हुई। वो दौड़ते हुए उस पटरी पर पहुंचा। तभी अचानक से एक ट्रेन आई और देखते ही देखते करण के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर गई। किसी को कुछ भी पता नहीं चला। बहुत देर हो गई, लेकिन करण घर वापस नहीं आया। इसीलिए राधिका बहुत परेशान हो गई। कहाँ गया ये शरारती करण? कितनी बार कहा है इसे कि घर से ज्यादा दूर मत खेला करो, लेकिन ये है कि मानता ही नहीं। करण, ओ करण! करण को आवाज देते हुए राधिका घर के पीछे आई, लेकिन करण कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। कहाँ गया ये शैतान बच्चा? सुकून से जीने भी नहीं देता। करण! तभी अचानक से उस रेल पटरी पर बहुत सारे पंछी कुछ खाते हुए नजर आए। ऐसा कभी नहीं हुआ था, इतने सारे पंछी एक साथ रेल पटरी पर जमा हो। पर वो क्या है, ये देखने के लिए राधिका पटरी के पास गई और जो दृश्य उसने देखा वो देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। रेल की पटरी पर करण के शरीर के टुकड़े टुकड़े बिखरे हुए थे और पंछी उन्हें खा रहे थे। ये दृश्य देखकर राधिका के हाथ पांव कांपने लगे। वो जोर से चिल्लाई, लेकिन आसपास कोई नहीं था। दूर दूर तक कोई भी आसपास नहीं रहता था। उसकी मदद भला कौन करने आता? अपने बच्चे के शरीर के टुकड़े राधिका ने पास के जमीन में ही दफना दिए। करण के पापा उससे बहुत प्यार करते थे और ये राधिका जानती थी कि अगर ये बात उसके पति को पता चल जाए तो वो बहुत नाराज हो जाएंगे। वो फूट फूट कर रो रही थी। वो मन ही मन खुद को कोस रही थी। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। रात में राधिका अकेले ही बैठी थी। वो रात अमावस्या की थी। हाय रे मेरा करण, मैं तेरे बिना कैसे जीऊंगी? तेरे पापा को क्या जवाब दूंगी? वापस आजा मेरे लाडले, वापस आजा। तेरी माँ तेरे बिना नहीं रह सकती। तभी उसकी नजर खिड़की पर बैठे एक पंछी पर जाती है। काले रंग का वो पंछी अपने लाल लाल आंखों से राधिका को घूर रहा था, मानो वो अपनी आंखों से कुछ कहना चाहता हो। राधिका ने पहले तो उसे इग्नोर कर दिया, लेकिन बार बार राधिका की नजर उसकी तरफ ही जा रही थी। पंछी राधिका को एक नजर देख रहा था। राधिका को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसे याद आ रहा था कि ये वही पंछियों में से एक पंछी है जो करण के शरीर के टुकड़े खा रहा था। जाना कलू है यहाँ से। तब तो मेरे बेटे के शरीर को बड़े ही चाव से खा रहा था। एक पल भी तुझे दया नहीं आई। चला जा यहाँ से। तभी अचानक से वो पंछी बोलने लगा। तुम बोल कैसे पा रहे हो? तुम तो एक पंछी हो। मैं एक शैतान हूँ। मुझे आजकल इसी रूप में रहना पड़ता है, लेकिन तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हें तुम्हारा बेटा लौटा सकता हूँ। तुम्हें बस मेरा एक काम करना होगा। हाँ हाँ बोलिए, क्या काम करना पड़ेगा? मैं अपने बेटे को वापस लाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। इंसानी खून तुम्हें अपनी बेटे की कब्र पर छिड़कना होगा। बस मुझे याद करते हुए तुम्हें ये सब चीज करना होगा।
तुम्हारा बेटा कब्र में से जिंदा बाहर आ जाएगा, लेकिन उसके बदले तुम्हें इंसानी खून अपने बेटे को देना होगा। राधिका कुछ समय सोच में पड़ गई। इस शैतान पंछी को हाँ बोले या ना बोले, लेकिन अगर उसे हाँ बोले तो उसका मरा हुआ बेटा जिंदा होने वाला था और इस समय उसे करण के अलावा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं लग रहा था। उसने डरते हुए हाँ बोल दिया। उसी समय पंछी गायब हो गया। लेकिन अब राधिका को चिंता थी कि वो इंसानी खून कहाँ से लाए। उसने बहुत देर तक सोचा। वो किचन में गई। उसने एक चाकू से अपनी ही उंगली काट ली और एक कटोरी में अपना खून बटोर लिया। वो खून लेकर अपने बेटे के कब्र के पास गई। उसने उस शैतानी पंछी को याद करते हुए वो खून अपने बेटे के कब्र पर फेंका। कुछ ही समय बाद आसमान में बिजली की कड़कड़ाहट सुनाई देने लगी। बहुत सारे पंछी ऊपर आसमान में गोल तरीके से उड़ते हुए दिखाई देने लगे। नीचे गिरा हुआ खून जमीन के अंदर चला गया और अचानक से कब्र में से एक हाथ ऊपर आया। ये हाथ करण का था। धीरे धीरे करण जमीन में से ऊपर निकलने लगा। उसका चेहरा सफेद रंग का था, आंखें लाल लाल, और वो पागलों की तरह हंसने लगा। माँ, मुझे खून दो ना, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खून दो ना। अपने बेटे की ये हालत देखकर वो डर जाती है। हे भगवान, ये मेरे बेटे को क्या हो गया? ये तो खून मांग रहा है। मैं कहाँ से लाऊं खून? माँ, मुझे खून दे रही हो ना? मुझे खून चाहिए। हाँ हाँ बेटे, दे तो रही हो। तुम पहले घर के अंदर तो चलो। ऐसा कहकर वो करण को घर के अंदर ले जाती है। अंदर जाते ही करण एक अंधेरे रूम में चला जाता है। जब राधिका रूम का लाइट जला देती है तो करण बेड के नीचे लेटा हुआ था और उसकी तरफ देख रहा था। उसके मुंह से लार टपक रही थी, मानो अभी वो झपट कर राधिका पर हमला कर देगा। खून लाओ, खून लाओ, जल्दी से खून लाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। राधिका भागते हुए किचन में जाती है और फिर से बिना कुछ सोचे समझे दूसरी उंगली काटकर अपना खून कटोरी में बटोरती है और करण को दे देती है। करण एक ही घूंट में सब खून पी लेता है और फिर से बेड के नीचे छिप जाता है। वो रात राधिका बड़े ही परेशानी में बिताती है। अगली सुबह करण के पापा घर आते हैं। राधिका, राधिका, कहाँ हो तुम? जी आई। अरे, आप बड़े जल्दी आ गए। अरे हाँ, इस बार काम थोड़ा कम था, इसीलिए कंपनी ने 2-3 दिनों की छुट्टी दे दी। अच्छा ये सब छोड़ो, मुझे बताओ करण कहाँ है? अजी वो रूम में होगा। पापा करण के रूम की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलते हैं, रूम में से बहुत ही गंदी बदबू आती है। अपने नाक को हाथों से दबाकर पापा रूम का लाइट जलाते हैं। करण पेड़ के नीचे एक चूहे को खा रहा था। खाते वक्त उसकी आंखें लाल लाल दिख रही थी, मानो खून उसकी आंखों में उतर गया हो। अचानक से उसे दीवार पर छिपकली चलते हुए दिखी। बिना देर किए करण ने हवा में एक छलांग लगाई और छिपकली निगल ली। उसका यह कारनामा देखकर पापा चौंक गए। अरे अरे करण, अरे करण, ये तुम क्या कर रहे हो? करण शैतान जैसे हंस रहा था। क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा है? मैं अपना खाना खा रहा हूँ। यह दृश्य देखकर पापा डर जाते हैं। राधिका, ये करण को क्या हुआ है? वो ऐसी शैतानी हरकतें क्यों कर रहा है? मुझे सच में बताओ, क्या हुआ है मेरे बेटे को? राधिका डरते हुए कल की सारी हकीकत करण के पापा को बता देती है। तभी अचानक करण पीछे से आकर पापा पर हमला कर देता है। वो अपने पापा के गर्दन को काटने ही वाला था कि तभी राधिका करण को दूर ढकेल देती है, जिसके कारण पापा भी नीचे गिर जाते हैं। करण उठकर राधिका पर हमला कर देता है। राधिका की कटी हुई उंगलियों से अपने मुंह से खून चूसने लगता है। राधिका जोर से चिल्लाती है। करण का चेहरा धीरे धीरे एक शैतान में बदल जाता है। जैसे जैसे वो खून पीता है, उसके शरीर में बदलाव होने लगता है। वो अब 6 फीट के बड़े बड़े नुकीले दांतों वाला शैतान बन जाता है। मूर्ख औरत, मैं कब से इंसानी शरीर की खोज में था। तुम्हारा बेटा घर के पीछे खेलता हुआ दिखाई दिया, तो मैंने उसे पंछी बनकर रेल की पटरी पर बुलाया। उस बेचारे की कोई गलती नहीं थी।
वो तो मेरा शिकार हो गया। गलती तुमने की। उसके मरने के बाद तुमने मुझे उसका इंसानी शरीर इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी। बस यही तो मैं चाहता था। राधिका बहुत डर जाती है। करण के पापा उठते हैं, तभी उनका ध्यान घर में रखे पवित्र जल पर जाता है। वो बिना देरी किए पवित्र जल शैतान पर फेंक देते हैं। शैतान दर्द से तड़पता है। धीरे धीरे शैतान फिर से करण के रूप में आ जाता है और चिल्लाने लगता है, मम्मी, पापा, मुझे बचाओ, मैं आपका करण हूँ। लेकिन राधिका को पता था कि ये अपना बेटा करण नहीं है। धीरे धीरे करण के जिस्म की राख हो जाती है। कुंदन सब्जियों का व्यापारी था। कुंदन के घर के आगे ही उसकी खुद की जमीन थी। वहीं पर वो सब्जियों की खेती करता और बाजार में बेचता। इस बार कुंदन ने बैंगन की खेती की थी। वो बाजार में बेचने आया है। आओ आओ, बैगन ले लो, ताजे ताजे बैगन। भैया बैंगन कैसे दिए? 40 रुपए किलो। इतना ज्यादा? आप लीजिए तो आपके लिए 35 लगा दूंगा। कुंदन के बगल में ही एक सब्जी वाला था। वो चिल्ला चिल्ला कर मटार बेच रहा था। वो औरत मटार वाले के पास चली गई। ग्राहक कुंदन के पास तो आते, पर बस दाम पूछकर चले जाते। बाजार में हर कोई मटार बेच रहा था। बस कुंदन ही अकेला था जो कि बैंगन बेच रहा था। हर कोई मटर बेच रहा है, ऐसे में मुझे भी मटर ही बेचना चाहिए था। बैगन की खेती करके अपना नुकसान कर लिया। बैंगन की बाजार में कुछ ज्यादा बिक्री नहीं हुई। 2 दिन के अंदर ही कुंदन के सारे बैंगन खराब हो गए। कुंदन को अच्छा खासा नुकसान हो गया। अब की बार मटर की खेती करूंगा। कुंदन ने अपने बचे हुए पैसों से मटर की खेती करने का निर्णय लिया। अगले ही दिन कुंदन मटर की खेती करना शुरू कर देता है। कुंदन की 2 बेटियां थी जो कुंदन की मदद किया करती थी। कुंदन 2 महीनों तक मटर के खेतों में मेहनत करता है और 2 महीनों बाद उसके मटर तैयार थे कटाई के लिए। पिताजी, मटर की खेती तो बहुत अच्छी हुई है। एक एक मटर अच्छे से बड़ा है। बढ़ेगा क्यों नहीं? हम तीनों ने इतनी मेहनत जो की है। आज बाजार से आते आते पनीर लाऊंगा। आज हम मटर पनीर खाएंगे। 2 महीनों से पूरा परिवार रूखी सूखी रोटी खाकर अपना पेट भर रहा था। कुंदन सोचता है कि मटर की अच्छी बिक्री होने पर आज कुछ अच्छा खाएगा। कुंदन मटर बेचने लगता है, पर अब बाजार में कोई भी मटर नहीं लेता है। आओ, ताजे ताजे मटर ले लो। ओ भैया, भिंडी है क्या? अरे मटर लेके जाइए, बहुत ताजे हैं। 2 महीने से मटर ही खा रहे हैं। भिंडी है तो बताओ। नहीं भाई, भिंडी तो नहीं है। कुंदन के बगल में एक सब्जी वाला होता है, रामू, जो कुंदन पर हंस रहा होता है। आओ आओ भाइयों, यहाँ आओ, भिंडी यहाँ है। कुछ लोग बस खेती करना जानते हैं। बाजार में कौन सी सब्जी चल रही है उन्हें पता ही नहीं होता है। इस बार भी कुंदन की कोई सब्जी नहीं बिकी है। कुंदन घर आता है। उसकी बेटियां पनीर का इंतजार कर रही होती है। कुंदन के पास पनीर ना देखकर कहती है, पिताजी, पनीर नहीं लाए? कैसे लाता, जब मटर की सब्जी बाजार में बिकी ही नहीं। आपने तो कहा था कि आज मटर पनीर खाएंगे। मुझे वही खाना है। मेरा दिमाग बहुत खराब है, चुपचाप से जो भी मिले खा ले। कुंदन गुस्से में अपने छोटी बेटी बबीता पर चिल्लाता है। कुछ ही दिनों में मटर भी खराब होने लगते हैं। कुंदन सोचता है कि मटर खराब होने से तो अच्छा है कि वो छीलकर बाहर रख दे, ताकि कोई ना कोई जानवर पक्का खा लेगा। हर दिन एक चिड़िया आती, खुद मटर खाकर अपने परिवार वालों के लिए भी चोंच में ले जाती। देखते ही देखते ढेर सारी चिड़िया मटर खाने के लिए आया करती है। अच्छा है, मटर खराब होने से पहले खत्म हो गए, किसी का तो पेट भरा। वो चिड़िया फिर से आती है। अब कुछ नहीं बचा है, सब मटर खत्म हो गए। फिर भी वो चिड़िया कुंदन के पीछे पीछे आती है। अब खिलाने के लिए कुछ नहीं है मेरे पास, जाओ यहाँ से। 6 महीने से मेरी बेटियों को अच्छे से खाना तक नहीं मिला है, कहाँ से पैसे आएंगे वो भी नहीं पता। कुंदन के पास खेती करने के लिए भी पैसे नहीं थे। कुंदन वही परेशान होकर बैठ जाता है। वो चिड़िया कुंदन के पास आती है और अपने मुख से एक सुनहरे का बीज निकालती है। इस बीज का क्या करूं? अपने खेत में लगा दूं? वो चिड़िया अपनी गर्दन हिलाती है। कुंदन चिड़िया पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। सुनहरे का बीज वो अपने खेत में फेंक देता है। फिर भी कुंदन जहाँ जाता, चिड़िया उसके पीछे पीछे जाती। अरे अब क्यों मेरे पीछे लगी हो? वो बीज खेत में बो तो दिए। फिर भी वो चिड़िया वही खड़ी होती है। अब क्या उसमें पानी डालूं? चिड़िया अपनी गर्दन हिलाती है। अरे क्या मुसीबत है? कुंदन ने जहाँ बीज फेंका था वहाँ जाकर पानी डाल देता है। फिर जाके वो चिड़िया उड़ जाती है। कुंदन अपने घर चला जाता है। सुबह सुबह बबीता अपने खेत में आती है तो वो देखती है कि सारे खेत में फिर से मटर उग गए हैं। क्या
मैंने मटर की खेती तो नहीं की थी। कुंदन बाहर जाकर खेत में देखता है तो उसके खेत में मटर आ जाते हैं। अरे कल तक तो कुछ नहीं था खेत में, अचानक से मटर कहाँ से आ गए? जैसे ही कुंदन एक मटर को छिलता है तो अंदर सोने के मटर निकलते हैं। अब वो तीनों मिलकर खेत से सारे मटर घर ले आते हैं। उन्हें छिलकर सोने के मटर निकालते हैं। कुंदन और उसका परिवार बहुत खुश होता है सोने का मटर देखकर। पिताजी, पर ये सोने के मटर कहाँ से आए अपने खेत में? अच्छा, तो ये उस चिड़िया का कमाल है, उसी के बीच से ये सोने के मटर उगे हैं। कुछ सोने के मटर बेचकर कुंदन के घर के हालात बदल जाते हैं। उनकी परिस्थिति बदल जाती है। वो दान पुण्य भी करता है, साथ ही बड़े खेत भी खरीद लेता है। इस दिन के बाद कुंदन को कभी पैसों की कमी नहीं हुई।